नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन के, बिहार लाइब्रेरियन के, दिल्ली लाइब्रेरियन के, NTA DU लाइब्रेरियन के या DSSB लाइब्रेरियन, जिस भी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज़ सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेसिकली जो अब 18 जुलाई को एग्ज़ाम है पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन, उसके अकॉर्डिंग ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपके साथ में करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने अब ये डिसीज़न लिया है कि पहले तो एक पेपर के 20 से 30 क्वेश्चन डेली होते थे, लेकिन अब से क्या रहने वाला है, एक पेपर डेली का रहने वाला है। यानी 15 दिन भी अगर मानते हो, आज के बाद 15 दिन बाद आपका 16 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो 15 एग्ज़ाम पेपर प्रीवियस ईयर के आपके और कवर हो जाएंगे। 3 से 4 पेपर पहले हो चुके हैं। इसके अलावा MCQ सीरीज़ भी 11 सीरीज़ भी रह चुकी है दोस्तों, और 8वीं 9वीं क्लास है अब आपकी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हर सीरीज़ अच्छी पसंद आ रही होगी, क्लास अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की हमारी पहली क्लास शुरू करें। उससे पहले दोस्तों, आप अभी तक YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, और दोस्तों सभी ग्रुप्स में, जिसमें भी आप टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, दोस्तों व्हाट्सएप, जितने भी ग्रुप्स में हो वहाँ शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है। उसी क्रम में ये पेपर है आज लाइब्रेरी असिस्टेंट का। लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, इसकी ही आंसर की, जो ऑफिशियल आंसर की है, उसके अकॉर्डिंग आपको सभी के सोल्यूशन करवाए जाएंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखना दोस्तों। कुछ थे स्टूडेंट बोल रहे थे कल की सर इंग्लिश के अलावा क्वेश्चन हिंदी में भी बताया करो, तो दोस्तों ये आपके सामने रहेगी, क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। इंग्लिश में आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है, ओपन एक्सेस इंक्रीजेज द यूज ऑफ बुक्स। दोस्तों ध्यान से देखना, क्या है पहला क्वेश्चन हमारा, ये पहला क्वेश्चन है कि ओपन एक्सेस इंक्रीजेज द यूज ऑफ बुक्स अकॉर्डिंग टू द, यानी किस नियम के अनुसार खुली पहुंच से पुस्तकों का उपयोग बढ़ता है। ये क्वेश्चन आते ही आपको सबसे पहले तो ये समझना है दोस्तों, आपकी कौन सी यूनिट से है ये क्वेश्चन, और यूनिट के अंदर कौन से टॉपिक से है। तो ये आपको पता है कि आपकी यूनिट A है, उससे ये क्वेश्चन है, और उसका टॉपिक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसके अंदर से एक क्वेश्चन है। तो आप दोस्तों अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप उसका आंसर दे दोगे। ऑप्शन A है फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी पहला नियम, थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, और फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। यह क्वेश्चन दोस्तों अधिकतर विद्यार्थी गलत करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जिसने पूरा डीपली अच्छे से नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, तो उसका आंसर गलत देंगे। दोबारा देखना क्वेश्चन क्या कहता है, ओपन एक्सेस इंक्रीजेज द यूज ऑफ बुक्स अकॉर्डिंग टू द, कि किस नियम के अनुसार खुली पहुंच से पुस्तकों का उपयोग बढ़ता है। दोस्तों पुस्तकों के उपयोग से बात है यहाँ पे, ओपन एक्सेस सिस्टम से बात नहीं है। तो याद रखना आप कौन सा नियम इसका राइट आंसर दोगे दोस्तों। इस जो एग्ज़ाम पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर माना गया है दोस्तों आपका फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो नियम ही ये कहता है कि बुक्स आर फॉर यूज, और यहाँ बुक्स के यूज की ही बात हो रही है। लेकिन ओपन एक्सेस से, यहाँ ओपन एक्सेस सिस्टम पूरा नहीं बताया कि ओपन एक्सेस सिस्टम किसका इम्प्लीकेशन है, ये नहीं पूछा है, जबकि ये पूछा है कि यूज ऑफ बुक्स इंक्रीजेज, ओपन एक्सेस इंक्रीजेज द यूज ऑफ बुक्स। तो आपको याद रखना है फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पहला नियम क्या कहता है, बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोगार्थ है, पुस्तकें उपयोग के लिए है दोस्तों, क्लियर। और इस एग्ज़ाम पेपर की जो आंसर की है ऑफिशियल, उसमें भी आपका ऑप्शन नंबर A राइट माना है, फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखना पढ़ो दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है, एन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग ओपन एक्सेस टू संस्कृति डिसर्टेशन थ्रू इंटरनेट, कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय इंटरनेट के माध्यम से संस्कृत शोध प्रबंधों को खुली पहुंच प्रदान करता है। कि संस्कृत के जो शोध प्रबंध हैं, डिसर्टेशन है, रिसर्च पेपर्स हैं, रिसर्च दोस्तों डिसर्टेशन है आपका जो संस्कृत सब्जेक्ट का, तो कौन सा यूनिवर्सिटी है जो इंटरनेट के माध्यम से खुली पहुंच प्रदान करता है, यानी ओपन एक्सेस टू संस्कृत डिसर्टेशन थ्रू इंटरनेट। विच यूनिवर्सिटी दोस्तों, बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी है दोस्तों।
ऑप्शन ए क्या कहता है, देखो ध्यान से। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, ऑप्शन बी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है ओपन एक्सेस टू संस्कृत डिसर्टेशन थ्रू इंटरनेट? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास? कौन सा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बताना चाहूँगा संस्कृत शोध प्रबंध पूछ ले कि इंटरनेट के माध्यम से कौन सा विश्वविद्यालय उसकी खुली पहुंच प्रदान करवाता है, तो वो है दोस्तों विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली विश्वविद्यालय। इसका क्या होगा राइट आंसर होगा दोस्तों। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोई भी बुक्स में कोई भी कहीं नहीं मिलेंगे, जबकि वो एग्जाम पेपर के अकॉर्डिंग 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए मिलेंगे आपको, जिस तरह ये क्वेश्चन है आपका नया दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है दोस्तों आपका 3 नंबर, ये क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कि विच अमंग दी फॉलोइंग इज फ्री ऑडियो बुक साइट? दोस्तों कल के एग्जाम जो पेपर करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और अब भी क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज फ्री ऑडियो बुक साइट, कि निम्नलिखित में से कौन सी निःशुल्क ऑडियो बुक साइट है? ऑप्शन ए लाइब्रेरी, ऑप्शन बी वर्चुआ, ऑप्शन सी लिब्रीवॉक्स और ऑप्शन डी गूगल बुक्स। तो बताइए दोस्तों कौन सी फ्री ऑडियो बुक साइट है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी जो सीरीज रही है हमारी क्वेश्चन की उसमें ये करवाया हुआ क्वेश्चन भी है। तो बताइए फ्री ऑडियो बुक साइट कौन सी है? लाइब्रेरी है, वर्चुआ है, लिब्रीवॉक्स है या गूगल बुक्स है? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, बताइए। लिब्रीवॉक्स, वर्चुआ, लाइब्रेरी या गूगल बुक्स? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर फ्री ऑडियो बुक साइट। तो राइट आंसर क्या है इसका दोस्तों? लिब्रीवॉक्स फ्री ऑडियो बुक साइट है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 3 कि लिब्रीवॉक्स इज फ्री ऑडियो बुक साइट। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ध्यान से कि ग्रंथालय एक है, ग्रंथालय एक डैश 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 है, लाइब्रेरी इज ए। बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए पॉलिटिकल एजेंसी, ऑप्शन बी सोशल एजेंसी, ऑप्शन सी इकोनॉमिक एजेंसी, ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल एजेंसी। यानी ग्रंथालय एक राजकीय संस्था है, सामाजिक संस्था है, आर्थिक संस्था है या औद्योगिक संस्था है? लाइब्रेरी क्या है दोस्तों? क्या पॉलिटिकल एजेंसी है, क्या सोशल एजेंसी है, क्या इकोनॉमिक एजेंसी है या इंडस्ट्रियल एजेंसी है? तो बताइए दोस्तों लाइब्रेरी एक क्या है? लाइब्रेरी इज ए बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी का क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक आपने कंसेप्चुअल नहीं पढ़ा है, कंसेप्ट नहीं क्लियर किया, लाइब्रेरी साइंस कहाँ से बना, लाइब्रेरी शब्द कहाँ से बना, लाइब्रेरी मुख्य लाइब्रेरी कौन कौन सी है। तो दोस्तों 6 क्लासेस कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे कोई भी लाइब्रेरियन का एग्जाम उन सब के लिए वो इंपॉर्टेंस है दोस्तों, बेनिफिशियल है आपके लिए। तो आप वहाँ क्लासेस भी लगा सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों कि लाइब्रेरी इज ए पॉलिटिकल एजेंसी, ऑप्शन बी सोशल एजेंसी, ऑप्शन सी इकोनॉमिक एजेंसी, ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल एजेंसी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो याद रखना लाइब्रेरी इज ए सोशल एजेंसी दोस्तों, एक सामाजिक संस्था है लाइब्रेरी। जो सार्वजनिक पुस्तकालय है वो हर व्यक्ति विशेष के लिए होता है, सोशल एजेंसी होगी ना कि कोई अदर एजेंसी है। लाइब्रेरी इज ए सोशल एजेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सोशल एजेंसी होगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हु सेड, किसने कहा था कि पब्लिक लाइब्रेरी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल एंड नेशनल अथॉरिटीज, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेसिफिक लेजिस्लेशन एंड फाइनेंस्ड बाय नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट्स। यानी यह वाक्य, एक वाक्य किसने कहा था कि सार्वजनिक पुस्तकालय स्थानीय और राष्ट्रीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है,
इसे विशिष्ट कानून द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय तथा स्थानीय सरकारों द्वारा वित्त पोषित यानी फाइनेंशियली हेल्प करनी चाहिए, वित्त पोषित होना चाहिए। किसने कहा था दोस्तों, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एस आर रंगनाथन, ऑप्शन बी गोपाल राव एकबोटे, ऑप्शन सी सिन्हा कमेटी या ऑप्शन डी यूनेस्को मैनिफेस्टो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। सिर्फ पब्लिक लाइब्रेरी के लिए कहा था दोस्तों, क्या कहा कि पब्लिक लाइब्रेरी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल एंड नेशनल अथॉरिटीज, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेसिफिक लेजिस्लेशन एंड फाइनेंस्ड बाय नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट्स। कि सार्वजनिक पुस्तकालय स्थानीय और राष्ट्रीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है, इसे विशिष्ट कानून द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए यानी सपोर्ट करनी चाहिए और राष्ट्रीय तथा स्थानीय सरकारों द्वारा वित्त पोषित होना चाहिए। तो ऑप्शन ए एस आर रंगनाथन, ऑप्शन बी गोपाल राव एकबोटे, ऑप्शन सी सिन्हा कमेटी, ऑप्शन डी यूनेस्को मैनिफेस्टो। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए वर्क किया था दोस्तों, आपको पता है यूनेस्को ने मैनिफेस्टो तैयार किया था 1949 में, 1949 में, फिर 1972 में उसमें संशोधन हुआ, फिर 1994 में भी संशोधन हुआ। तो इसका राइट आंसर है 5th का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी कि यूनेस्को मैनिफेस्टो में ये वाक्य कहा गया है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने इंफॉर्मेशन इज या माहिती का मतलब दोस्तों सूचना है। सूचना का अर्थ बताना है कि सूचना इनमें से क्या है। ऑप्शन ए रो डाटा, ऑप्शन बी रो नॉलेज, ऑप्शन सी इनपुट डाटा और ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजर डाटा। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी करवाया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों और भी एग्जाम पेपर में पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया है। तो देख सकते हो कि क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं एग्जाम में। इससे आपको भी दोस्तों लगभग पता लग रहा होगा, तभी आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ नया पढ़ने से बचें। इससे ज़्यादा मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने का कोशिश करें। तो इन्फॉर्मेशन इज रो डाटा, रो नॉलेज, इनपुट डाटा या ऑर्गेनाइजर डाटा। ऑप्शन बताइए दोस्तों कौन सा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इन्फॉर्मेशन इज ए संगठित डाटा, ऑर्गेनाइज्ड डाटा इसका राइट आंसर है दोस्तों, पहले भी करवाया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो एक और क्वेश्चन दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन, पीछे एग्जाम में भी आया हुआ है, इस एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन कि ये देखो क्या क्वेश्चन कहता है, आप पढ़ो, खुद पढ़ो दोस्तों। क्या कहता है क्वेश्चन कि द टर्म लिटरेरी वारंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, कि लिटरेरी वारंट शब्द की शुरुआत किसने की थी दोस्तों। ये तो कम से कम 3 से 4 एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। यहाँ तक कि आपकी 7 से 8 क्लासेज मैंने करवाई है, उनमें भी 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो बताइए द टर्म लिटरेरी वारंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, कि लिटरेरी वारंट शब्द की शुरुआत किसने की थी, लिटरेरी वारंट टर्म किसने दिया था। कितनी बार क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 7 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ऑप्शन ए एस आर रंगनाथन, ऑप्शन बी ई विद्युनन हुलमे, वाइंदन हुलमे या ई डब्ल्यू हुलमे, ऑप्शन सी ए नील मेगन और ऑप्शन डी सेन गुप्ता। तो मैंने बताया था ई डब्ल्यू हुलमे क्या था, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी कि लिटरेरी वारंट टर्म किसने दिया, ई डब्ल्यू हुलमे ने दिया या ई डब्ल्यू एच भी बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट के अंदर इसको। तो पूरा नाम क्या है, ई वाइंदन हुलमे दोस्तों। क्लियर। तो लिटरेरी वारंट आप, मैं आशा करता हूँ आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि हमने 3 से 4 बार अब तक पढ़ लिया है लिटरेरी वारंट को कि टर्म किसने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ISO 9960 की ISO 9960 है जो स्टैंडर्ड है, इज रिलेटेड विथ, कि इसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड फॉर एनकोडिंग डाटा CD-ROM, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और ऑप्शन डी स्टैंडर्ड फॉर नेटवर्किंग। तो बताइए दोस्तों राइट ऑप्शन इसका कौन सा होगा कि ISO 9960 इज रिलेटेड विद,
कि ISO 9960 का संबंध है स्टैंडर्ड फॉर एनकोडिंग डाटा ऑन CD-ROM, स्टैंडर्ड फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर, स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या स्टैंडर्ड फॉर नेटवर्किंग। तो दोस्तों स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड से रिलेटेड भी बार बार कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो पूछे गए क्वेश्चन है एक बार इनको अच्छे से रीड कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा दोस्तों। और ISO से रिलेटेड यही जो क्वेश्चन है वही बनते हैं दोस्तों। तो ISO 9960 इज रिलेटेड विद 8 नंबर का दोस्तों बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो याद रखना इसका राइट ऑप्शन है स्टैंडर्ड फॉर एनकोडिंग डाटा ऑन CD-ROM। यहाँ पर CD-ROM क्या है, CD-ROM का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने पूछा था कि CD-ROM, तो इस तरह लिखकर पूरा बताओगे कि क्वेश्चन नेट CD-ROM फुल नेम ये था दोस्तों। तो CD-ROM के लिए स्टैंडर्ड कौन सा है, ISO 9960 दोस्तों। क्लियर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। यह रहा दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कि द प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन इज मेनली एप्लीकेबल इन। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि द प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन है जो किसके लिए उपयुक्त है, किसके लिए एप्लीकेबल है, या किसका एक ये प्रिंसिपल है। ऑप्शन ए कैटालॉगिंग, ऑप्शन बी रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन सी सर्कुलेशन और ऑप्शन डी एक्विशन। तो याद रखना दोस्तों लगभग जो भी प्रिंसिपल्स आएंगे, कैनन्स आएंगे, वो क्लासिफिकेशन, रिक्लासिफिकेशन एंड कैटालॉगिंग से रिलेटेड रहने वाले हैं या मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा जो संदर्भ सेवा से है, संदर्भ सेवा से 2 ही जो नियम है वो आते हैं दोस्तों, याद रखना है वो। एक तो सैमुअल रोथस्टीन का है, एक जेम्स आई वायर का है, वो दोनों आपको याद रखने हैं दोस्तों। क्लियर। तो इसका राइट आंसर है द प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएंस फॉर कैटालॉगिंग एप्लीकेबल इन कैटालॉगिंग, सूचीकरण के लिए या सूचीबद्धता के लिए दोस्तों। 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि विच इज 4th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम है। तो बताइए चौथा नियम कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, कौन सा राइट होगा आप बताइए दोस्तों। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। तो चौथा नियम आपको जैसा कि दोस्तों पता है 4th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कौन सा है, तो बताइए कौन सा है 4th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो क्या था दोस्तों कि समय की बचत करनी है, यानी सेव द टाइम ऑफ रीडर। क्या कि सेव द टाइम ऑफ रीडर, इसका राइट आंसर सेव द टाइम ऑफ रीडर, पाठक की बचत करो या समय बचाओ दोस्तों पाठकों का। ये था हमारा 4th नियम लाइब्रेरी साइंस का दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। Weeding of unuseful books from the library is emphasized by this law of library science। कि पुस्तकालय विज्ञान के निम्नलिखित नियम के तहत निरुपयोगी पुस्तकों यानी अनुपयोगी पुस्तकों जिनका कोई यूज नहीं है, यानी अनयूजफुल पुस्तकों के निराकरण पर विशेष बल दिया जाता है। तो आपको बताया था वेडिंग आउट या राइट ऑफ पासेज, तो कौन सा नियम है जो अनयूज्ड बुक्स को लाइब्रेरी से बाहर करने का बताता है, निरुपयोगी पुस्तकों का निराकरण के बारे में बताता है। तो 2 वर्ड बताए थे आपको दोस्तों मैंने, एक तो वेडिंग आउट, एक तो बताया था वेडिंग आउट, एक तो बताया वेडिंग आउट और एक बताया था राइट ऑफ। क्या बताया था, राइट ऑफ। ये दोनों आ जाए वर्ड और क्या याद रखना है आपको दोस्तों, क्या याद रखना है, 5वां नियम याद रखना है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसका, 5वां नियम कहता है कि जो पुस्तकें अनुपयोगी है, जिनका कोई पुस्तकालय में यूज नहीं है, उनको बाहर कर देना चाहिए, उनका राइट ऑफ कर देना चाहिए, वेडिंग आउट कर देना चाहिए दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ध्यान से कि इन कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम एक्स रिप्रेजेंट 4 की कॉलन क्लासिफिकेशन में जो एक्स है ना वो किसको दर्शाता है,
तो दोस्तों जितनी भी मेन क्लास है ए से लेकर जेड तक कॉलन क्लासिफिकेशन में, और कॉलन क्लासिफिकेशन आपको पता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है, रंगनाथन जी ने बनाई थी, जिसमें मेन क्लास ए से लेकर जेड तक उसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, और सभी को जैसे ए है, बी है, सी है, सभी को कोई ना कोई सब्जेक्ट दिया गया है जिसे हम मेन क्लास बोलते हैं। तो उसमें से बताना है कि जो एक्स है वो किसे दर्शाता है दोस्तों। तो 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार आप रीड करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकली किया है, प्रैक्टिकली सीखा है या प्रैक्टिस की है तो आपको वैसे भी याद है। तो बताइए एक्स मेन क्लास कॉलन क्लासिफिकेशन में किसकी होती है? ऑप्शन ए सोशियोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्ट्री, ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स या ऑप्शन डी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सोशियोलॉजी होगा, हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स होगा या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होगा। तो याद रखना सोशियोलॉजी का होता है वाई सोशियोलॉजी, हिस्ट्री का होता है वी, तो ये भी नहीं होगा, और इकोनॉमिक्स का होता है दोस्तों एक्स। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें, हमारे सब्जेक्ट की बात करें, तो इसका नंबर क्या है मेन क्लास का? तो वो है 2। क्या है? 2। तो दोस्तों सभी की पता लगी, सोशियोलॉजी का वाई, हिस्ट्री का वी, इकोनॉमिक्स का एक्स और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का 2। और कोई है स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग की स्कीम सीखना चाहता है, लर्न करना चाहता है, जैसे AACR2, CCC, कॉलन क्लासिफिकेशन या DDC? तो दोस्तों LIS लर्निंग एकेडमी की जो एप्लीकेशन है LIS लर्निंग एकेडमी की, उसके ऊपर ये कोर्सेज उपलब्ध है। नाम मात्र के शुल्क में आप लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग प्रैक्टिकली भी लर्न कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 कि सर्च इंजन इज यूजुअली ए वेब बेस्ड सिस्टम फॉर। दोस्तों सभी यूनिट कवर हो रही है, देखो आपकी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जितनी यूनिट है वो भी आ रही है, कंप्यूटर से भी आ रही है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर भी है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स भी आ रहे हैं, रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस सोर्सेज सभी आ रहे हैं दोस्तों। तो आपके लिए ये सभी बेनिफिशियली इंपॉर्टेंट रखेंगे, क्योंकि जितने एग्जाम पेपर आए हुए हैं वही आप कर रहे हैं। कोई ऐसा है नहीं कि आप अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहे हैं और उनको पढ़ रहे हैं, आप तो जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको पढ़ रहे हैं और ऐसे ही एग्ज़ाम में आपके पूछे जाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है कि सर्च इंजन इज यूजुअली ए वेब बेस्ड सिस्टम फॉर, कि सर्च इंजन जैसे वेब बेस्ड प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। बताइए किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ईमेल में उपलब्ध जानकारी तलाशने के लिए, यानी सर्चिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन ईमेल। ऑप्शन बी सर्चिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेब, और सर्चिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द लैपटॉप, और ऑप्शन डी सर्चिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द डाटाबेस। तो बताइए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको जैसा कि पता है कि वेब पे सर्च करता है सर्च इंजन कुछ भी, तो सर्चिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेब, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। उत्तर क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर बी कि सर्चिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेब यूज सर्च इंजन। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है तो अच्छे से रीड कर लेना पहले। क्वेश्चन पढ़ना दोस्तों, ऑप्शन उसके बाद में देखेंगे। क्वेश्चन देखो क्या है कि वन ऑफ द ऑथोराइज्ड यूजर्स मेक्स बल्क डाउनलोडिंग ऑफ ए जनरल यूजिंग रोबोट्स एंड concurrently licensor blocks access of the general. What may be the most appropriate action that librarian should initiate? और क्या कहता है? पहला कि cancellation of authentication of the said user, 2 नंबर asking the licensor for blocking up the access without prior information, investigate and take corrective measures, और 4 नंबर notify user कम्युनिटी ऑफ यूजर रेस्ट्रिक्शंस। यानी कि अधिकृत उपयोगकर्ता रोबोट का उपयोग करके बल्क डाउनलोडिंग करता है, जिसके फलस्वरूप लाइसेंसर पत्रिका के आगमन या अभिगम, क्या अभिगम दोस्तों क्या होगा? अभिगम पर रोक लगाता है, तब ग्रंथपाल लाइब्रेरियन द्वारा शुरू की गई सबसे उपयुक्त कार्रवाई कौन सी हो सकती है? यानी क्या कार्रवाई वो एक्शन ले सकता है? ऑप्शन क्या था कि उक्त उपयोगकर्ता का प्रमाणीकरण रद्द कर देता है,
या 2 नंबर पूर्व सूचना के बिना ही अभिगम को अवरुद्ध करने के लिए हाई सेंसर को कहता है, या जांच करें और सुधारात्मक उपाय करें, या उपयोगकर्ता पर लागू प्रतिबंध के बारे में उपयोगकर्ता समुदाय को सूचित करें। तो बताइए इनमें से कौन कौन सी बातें सही है कि क्या क्या कार्रवाई कर सकता है लाइब्रेरियन, या क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। तो बताइए दोस्तों कौन से राइट होंगे क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। तो बताना चाहूँगा इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 3 सही है कि एक तो जो उपयोगकर्ता है का प्रमाणीकरण रद्द कर सकता है, और एक जांच करेगा और सुधारात्मक उपाय करेगा। तो 1 और 3 इसका राइट है कि ये एक्शन ले सकता है एक लाइब्रेरियन, किसके लिए कि बल्क डाउनलोडिंग करने के लिए, अभिगम पर रोक लगाता है इसके लिए दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कि इन क्विक इंडेक्स द कीवर्ड इज। क्विक इंडेक्स में कीवर्ड है, और क्विक क्या है दोस्तों? इंडेक्सिंग प्रणाली है, इंडेक्सिंग सिस्टम है क्विक, क्वॉक, प्रैक्सिस, पॉप्सी, इन सभी को रीड करना है आपको। तो इनमें से पूछा है कि क्विक है जो इंडेक्स में कीवर्ड है। ऑप्शन ए डेरिवेड फ्रॉम द टेक्स्ट, ऑप्शन बी डेरिवेड फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी डेरिवेड फ्रॉम द टाइटल, और ऑप्शन डी असाइंड बाय द ऑथर। कि टेक्स्ट से व्युत्पन्न किया है, ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्ट से व्युत्पन्न किया है, ऑप्शन सी टाइटल से व्युत्पन्न किया है, या ऑप्शन डी लेखक द्वारा सौंपा गया है। कि क्विक इंडेक्स में जो कीवर्ड है वो क्या है, कहाँ से दिया गया है। क्विक का पूरा नाम होता है दोस्तों क्विक इंडेक्सिंग, ठीक है। तो आप इसको क्या बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन कौन सा है बताइए दोस्तों। तो ये जो क्विक वर्ड है, कीवर्ड है क्विक में, ये डेरिवेड फ्रॉम द टाइटल, यानी टाइटल से व्युत्पन्न किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा दोस्तों। इंडेक्सिंग सिस्टम आपके सिलेबस में बिल्कुल है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखिए क्या कहता है कि द इनविजिबल वेव रिफर्स टू, अदृश्य वेव संदर्भित करता है। कि इनविजिबल वेव है वो क्या रेफरेंस करता है? ऑप्शन ए द इंटरनेट सिंस वी कैन नॉट सी इट, ऑप्शन बी दैट पार्ट ऑफ द इंटरनेट विच इज हिडन फ्रॉम द सर्च इंजन्स, ऑप्शन सी द टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स विच आर नॉट सीन, और ऑप्शन डी द फेलियर इन एक्सेसिंग द वेब पेज। ऑप्शन ए इंटरनेट जो हम देख नहीं सकते, ऑप्शन बी इंटरनेट का वह भाग जो सर्च इंजन से छिपाया हुआ है, और ऑप्शन सी दूर संचार संकेत जो देखे नहीं जा सकते, या ऑप्शन डी वेब पृष्ठों तक पहुंचने की असफलता, द फेलियर इन एक्सेसिंग द वेब पेज। तो बताइए इनविजिबल वेब इनमें से क्या रिफर्स करता है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि दैट पार्ट ऑफ द इंटरनेट विच इज हिडन फ्रॉम द सर्च इंजन्स। इंटरनेट का वह भाग जो सर्च इंजन से छिपाया हुआ है वह क्या है? इनविजिबल वेब है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, देखिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पावर ऑफ लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी। कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के अधिकार कक्षा में नहीं है, लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी की पावर नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग लैंड्स एंड बिल्डिंग्स, ऑप्शन बी क्लोजिंग द लाइब्रेरी, और ऑप्शन डी एनेक्टिंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, और ऑप्शन डी एम्प्लॉइंग स्टाफ। क्या है कि भूमि तथा इमारतें प्रदान करना, ऑप्शन बी पुस्तकालय बंद कराना, ऑप्शन सी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू करना, और ऑप्शन डी कर्मचारी वर्ग नियुक्ति करना या नियुक्त करना। तो बताइए लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी के पास इनमें से कौन सी पावर नहीं है? तो आपको जैसा कि पता है कि लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी बंद भी कर सकती है लाइब्रेरी को, भूमि इमारत भी दे सकती है, कर्मचारी नियुक्त भी कर सकती है, लेकिन जो राज्य का कार्य होता है वो नहीं कर सकता, यानी एनेक्टिंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को लागू नहीं कर सकती, इतनी पावर नहीं होती लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी के पास दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड इस्टैब्लिश्ड विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी।
कि सर सियाजीराव गायकवाड़ जी तृतीय ने किस प्रकार के ग्रंथालय का निर्माण किया था, यानी किस प्रकार के पुस्तकालय का निर्माण किया था। तो जैसा कि आपको पता है कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस मूवमेंट कौन है, फादर ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया मूवमेंट कौन है दोस्तों, सर सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय, जिन्हें भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक कहा जाता है। बड़ौदा राज्य के राजा थे जिन्होंने विकास किया था या लाइब्रेरी की स्थापना की थी, वो कौन सी लाइब्रेरी की थी, उसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए एकेडमिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी, ऑप्शन डी स्पेशल लाइब्रेरी। देखो सामने क्वेश्चन दोस्तों किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जैसा कि पता है पब्लिक लाइब्रेरी के लिए वर्क किया था, जनता की लाइब्रेरी जनता के लिए किया था, तो वो कौन सी है, सार्वजनिक ग्रंथालय या पब्लिक लाइब्रेरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट ए इनपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कंप्यूटर की पूरी यूनिट है आपके 15 नंबर के आसपास का है मैटर, तो आना तो लाजमी है। तो बताइए कि विच इज नॉट ए इनपुट डिवाइस, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी ओमार, ऑप्शन सी ओसीआर और ऑप्शन डी प्लॉटर। बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर होगा इसका। कीबोर्ड होगा, ओमार होगा, ओसीआर होगा या प्लॉटर होगा। तो याद रखना जो प्लॉटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड ओमार ओसीआर इनपुट डिवाइस है, तो प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और ओमार का पूरा नाम क्या होता है और ओसीआर की फुल नेम क्या होता है, ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कि विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड इन इंडिया द इंफॉर्मेशन पॉलिसी, किस संगठन ने सूचना नीति पर भारत का समर्थन किया था। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। हमने पहले भी पढ़ा है और अब भी ये क्वेश्चन आ गया कि विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड इन इंडिया द इंफॉर्मेशन पॉलिसी, किस संगठन ने सूचना नीति पर भारत का समर्थन किया। ऑप्शन ए इंसडॉक, ऑप्शन बी निसात, ऑप्शन सी डेसीडॉक और ऑप्शन डी निक NIC निक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो सूचना नीति पर भारत का समर्थन किया था किस ऑर्गेनाइजेशन ने, निसात ऑर्गेनाइजेशन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों। क्लियर, देखिए ध्यान से कि when the answer of a reference question is provided between half an hour then it is called, कि संदर्भ प्रश्न का उत्तर केवल आधे घंटे में उपलब्ध कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों समय कम लगता है तो कौन सी सर्विस होती है, ज़्यादा लगता है तो कौन सी होती है, और किस सर्विस में कितना समय लगता है, मैंने पूरी रेफरेंस सर्विस आपको समझाई थी। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर कौन सा होगा। कि ऑप्शन ए शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन बी वेरी लार्ज रेंज रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन डी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस या ऑप्शन डी रेफरेंस सर्विस। तो बताया था रेफरेंस सर्विस दो प्रकार की, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोस्तों। लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज या रेडी रेफरेंस सर्विस भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस भी बोलते हैं, जिसमें 5 मिनट से लेकर 30 मिनट या आधे घंटे तक का समय लगता है। और इससे अधिक समय लगे तो वो कौन सी सर्विस है, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। ये दोनों किसके प्रकार हैं, रेफरेंस सर्विस के ही प्रकार हैं दोस्तों। क्लियर। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। क्लियर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द पैलेस वेयर इफ्ला वाज फर्स्ट फाउंड, कि उस जगह की पहचान कीजिए जहां इफ्ला का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। जब इफ्ला की स्थापना हुई थी दोस्तों तब इफ्ला कहाँ था, उसका
हेड ऑफिस कहाँ था, हेडक्वार्टर कहाँ था, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, कुछ तो इसको पूरा ऐसे पढ़ता है कि इफ्ला कहाँ है, उसका आंसर दे देंगे। लेकिन यह फर्स्ट फाउंड पूछा है ये क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ भी आया हुआ है। इसके अलावा राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन ए द हेग नीदरलैंड, ऑप्शन बी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी हेलसिंकी फिनलैंड और ऑप्शन डी लंदन। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, द हेग नीदरलैंड होगा, एडिनबर्ग होगा, हेलसिंकी फिनलैंड होगा या लंदन होगा। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताना चाहूँगा सबसे पहले जब बनी थी इफ्ला, तो इफ्ला की स्थापना हुई थी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, फिर इसको कहाँ ले जाया गया, द हेग नीदरलैंड में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कि हमें फर्स्ट का पूछा है, तो फर्स्ट कहाँ थी, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। अब ये आप बताओगे कि इफ्ला की स्थापना कब हुई थी, कमेंट में बताइए दोस्तों कि इफ्ला की स्थापना कब हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इन फंड अकाउंटिंग डैश 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 फंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पज, कि निधि अकाउंटिंग में डैश 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 निधि अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी पैसे दोस्तों निधि होती है फंड की, फंड काउंटिंग फंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द अदर पर्पज। ऑप्शन ए रिक्यूरिंग, ऑप्शन बी नॉन रिक्यूरिंग, ऑप्शन सी रेस्ट्रिक्टेड, ऑप्शन डी एनकम्बरिंग असुविधाजनक। तो बताइए कौन से प्रकार के फंड में कि दूसरे का अदर पर्पज के लिए यूज नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर 23 का क्या होगा। तो 23 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रिक्यूरिंग, आवर्ती। क्या होगा, रिक्यूरिंग यानी आवर्ती। क्या होगा, रिक्यूरिंग फंड या आवर्ती। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रोल ऑपरेटर्स ऑफ प्रेसिस। प्रेसिस इंडेक्सिंग सिस्टम है दोस्तों, ठीक है। और ये जो प्रेसिस है ना, इसके कौन कौन से इनमें से रोल ऑपरेटर्स है, मेन रोल ऑपरेटर है। ऑप्शन ए की सिस्टम, ऑप्शन बी एक्शन, ऑप्शन बी परफॉर्मर ऑफ एक्शन और ऑप्शन डी फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। तो बताइए कौन कौन से रोल ऑपरेटर हैं प्रेसिस के, कौन कौन से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए दोस्तों क्या होगा। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 2 3 की सिस्टम भी रोल ऑपरेटर है, एक्शन भी है और परफॉर्मर ऑफ एक्शन भी है, लेकिन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट प्रेसिस का रोल ऑपरेटर मेन रोल ऑपरेटर नहीं है। की सिस्टम है, एक्शन है, परफॉर्मर ऑफ एक्शन है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेम द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन इंडिया दैट फर्स्ट रेफरेंस लाइब्रेरियन क्रिएटेड द पोस्ट, कि उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिसने भारत में सर्वप्रथम संदर्भ ग्रंथपाल का पद शुरू किया था, कि पोस्ट बनाई थी, क्रिएट की थी रेफरेंस लाइब्रेरियन की, जिस यूनिवर्सिटी ने इंडिया के अंदर, वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी दोस्तों बताइए। ऑप्शन ए मद्रास यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी मुंबई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ऑप्शन सी दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या ऑप्शन डी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो कौन सी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ने रेफरेंस लाइब्रेरियन का पद क्रिएट किया था दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो बताना चाहूँगा कि जो मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है उसने रेफरेंस लाइब्रेरियन का पद क्रिएट किया था। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बाकी बहुत पड़े हैं दोस्तों, क्लासेस लंबी वैसे भी हो गई है, लेकिन क्लास को पूरा अटेंड करना है दोस्तों, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है दोस्तों, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज ZBB स्टैंड फॉर, कि ZBB जो है उसका क्या अर्थ है दोस्तों। हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म के आते हैं, तो फुल फॉर्म के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो अगर आपने कुछ टॉपिक पढ़ा है उसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपने पढ़ी है ना तो आपको याद रहेगा। तो आप दोस्तों थोड़ा सा
फुल फॉर्म को भी याद कर देना। तो व्हाट डज ZBB स्टैंड फॉर? तो ZBB दोस्तों आपको पता है कि एक बजटिंग सिस्टम है। तो वो जो बजटिंग सिस्टम है ZBB, उसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए जीरो बैलेंस्ड बजट, ऑप्शन बी जीरो बेस्ड बजटिंग, ऑप्शन सी जीरो बेस्ड बजट या जीरो बैलेंसिंग बजटिंग। तो बताइए 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो उसका है जीरो बेस्ड बजटिंग, शून्य आधारित बजटिंग प्रणाली, जिसको पीटर फायर द्वारा बनाया गया था। पीटर फायर द्वारा ये बजटिंग सिस्टम बनाई गई थी, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम दोस्तों, जिसमें क्या रहता है कि ना तो पिछले वर्ष के बजट को ध्यान में रखना जाता है, ना आगे के वर्ष के बजट को ध्यान में रखना चाहता है। जो बजट बनाया जाता है वो बिल्कुल जीरो से, नए सिरे से, शून्य से शुरू किया जाता है। किस प्रणाली में, किस सिस्टम में? जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम में है, जो कि एक बजट की प्रणाली है जिसको पीटर फायर ने बनाया था दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, with which activity analysis, decision analysis and relational analysis are associated? कि गतिविधि विश्लेषण प्रक्रिया, निर्णय विश्लेषण प्रक्रिया और संबंध विश्लेषण प्रक्रिया किस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है? बताइए दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया, कौन सा एनालिसिस जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन सी स्टाफिंग और ऑप्शन डी रिपोर्टिंग। लाइब्रेरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आप बताइए कि गतिविधि विश्लेषण प्रक्रिया, निर्णय विश्लेषण प्रक्रिया और संबंध विश्लेषण प्रक्रिया किस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है? तो याद रखना, आयोजन। किसके साथ? आयोजन के साथ, ऑर्गेनाइजिंग के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? व्हेन वाज द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका फर्स्ट पब्लिश्ड? कि ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ था? अगर बात आ जाए बिबिलियोग्राफी की तो याद रखना है INB और BNB के बारे में। अगर बात आ जाती है इंसाइक्लोपीडिया की तो याद रखना है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के बारे में और इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के बारे में दोस्तों। यहाँ पूछा है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का फर्स्ट एडिशन जो है वो पब्लिश कब हुआ था? ऑप्शन ए 1765 से 1769, ऑप्शन बी 1750 से 1754, ऑप्शन सी 1775 से 1779 और ऑप्शन डी 1768 से 1771। तो बताइए 28 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखना, ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया 1768, 1771 दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी किसका? क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है, ये आपके सामने है कि फॉर रनर्स ऑफ इंटरनेट इज, फॉर रनर्स ऑफ इंटरनेट इज, इंटरनेट टॉपिक से है, इंटरनेट से संबंधित दोस्तों बताया भी है। 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं इंटरनेट से संबंधित, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये है आपको बताना है दोस्तों। अर्पानेट, डेलनेट, इनफ्लिपनेट या कैलिबनेट, क्या होगा इसका राइट आंसर? फॉर रनर्स ऑफ इंटरनेट इज, फॉर रनर्स ऑफ इंटरनेट क्या है? अर्पानेट, डेलनेट, इनफ्लिपनेट या कैलिबनेट। 29 का राइट आंसर दोस्तों अर्पानेट होगा। क्या होगा? अर्पानेट, अर्पानेट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? राइट आंसर होगा किसका? क्वेश्चन नंबर 29 का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी दोस्तों क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द मेन एंट्री एज पर क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC के अनुसार। जो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग की स्कीम है CCC क्लासिफाइड कैटलॉग, उसकी जो मेन एंट्री है उसके सेक्शन को सीक्वेंस से बताना है दोस्तों, कौन सा किस नंबर पर पहले आएगा। तो नोट सेक्शन, लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन और टाइटल सेक्शन। तो बता देना चाहता हूं और बताया भी बहुत बार हुआ है, सबसे पहला सेक्शन होता है लीडिंग सेक्शन, दूसरा हेडिंग सेक्शन, तीसरा टाइटल सेक्शन, चौथा दोस्तों नोट सेक्शन, पांचवा दोस्तों एक्सेशन नंबर और छठा ट्रेसिंग। तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा वो आप बताएंगे कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा।
बताएंगे, आप खुद करेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। Which of the following is not a language of DBMS? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS है, उसकी लैंग्वेज नहीं है इनमें से। ऑप्शन ए DDL, ऑप्शन बी DML, ऑप्शन सी पास्कल और ऑप्शन डी ऑल दी अबव। तो बताइए दोस्तों DBMS लैंग्वेज किस, DBMS की लैंग्वेज इनमें से नहीं है, DDL नहीं है, DML नहीं है, पास्कल नहीं है, या सभी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है दोस्तों पास्कल, कि DML और DDL DBMS की लैंग्वेज है लेकिन पास्कल नहीं है। क्लियर दोस्तों, DBMS का पूरा नाम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। Who publishes INIS एटम इंडेक्स? INIS एटम इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए INIS वियना, ऑप्शन बी ICSU, ऑप्शन सी LC और ऑप्शन डी एग्रीज। तो बताइए दोस्तों कौन प्रकाशित करेगा? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दोस्तों 32 क्वेश्चन में दिया गया है कि जब INS एटम इंडेक्स है तो वो INS ही करेगा, वियना ही करेगा। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? INSI, जहाँ जो कहाँ स्थित है? वियना के अंदर स्थित है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा गया दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अब भी आ गया कि द टर्म लेक्सिकोग्राफी इज एसोसिएटेड विद, कि लेक्सिकोग्राफी शब्द का अर्थ है दोस्तों, ये पहले भी बताया था, पहले के एग्जाम में भी आया हुआ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी JTE के एग्जाम में आया हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारे लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया है और ये लाइब्रेरी असिस्टेंट के एग्जाम में आपके सामने है। ऑप्शन ए कंपिलेशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, कंपिलेशन ऑफ हैंडबुक्स, कंपिलेशन ऑफ डिक्शनरीज और नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर मैंने बताया था कि कंपिलेशन ऑफ शब्दकोश का संकलन होता है लेक्सिकोग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हु इज द फादर ऑफ WWW, कि जो WWW है उसके जनक कौन है? फादर ऑफ WWW कौन है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब जिसका पूरा नाम है, इंटरनेट के अंदर WWW का यूज हम पढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए जॉन हैरिस, ऑप्शन बी जोहान H. एल्सेड, ऑप्शन सी टिम बर्नर्स-ली और ऑप्शन डी दोस्तों DV। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 34 का दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? तो WWW का फादर ऑफ WWW है दोस्तों टिम बर्नर्स-ली। कौन है? टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कि हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी, की जो न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी बन गई वो फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे उसके? ऑप्शन ए हरिनाथ डे, ऑप्शन बी W. बोल्डन, ऑप्शन सी BS. केशवन और ऑप्शन डी मैकफर्लेन। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर इंडियन पूछ लिया जाए कौन थे तो वो तो थे हरिनाथ डे, लेकिन यहाँ पूछा है फर्स्ट कौन थे सीधा, तो याद रखना मैकफर्लेन थे। न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी के लिए फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ न्यू इंपीरियल लाइब्रेरी मैकफर्लेन, और इंडियन पूछ लिया जाए तो हरिनाथ डे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन कॉल नंबर, कॉल नंबर में कितनी संख्या होती है ये आपको बताना है। 36 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? याद रखना कॉल नंबर 3 नंबर से मिलकर बनता है, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। तो कितने नंबर हो गए? 3 नंबर। तो 3 इसका राइट आंसर होगा। क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? कॉल नंबर। क्या बनता है? कॉल नंबर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी 3 होगा दोस्तों राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कि इन सीसी मेन क्लास आर डिवाइडेड इनटू, सीसी में मुख्य क्लास विभाजित किए होते हैं कि कॉलम क्लासिफिकेशन जो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है उसके अंदर मेन क्लास आर डिवाइडेड इनटू कि कितने भागों में मुख्य वर्गों में विभाजित होते हैं या विभाजित किए होते हैं, कि मुख्य क्लास विभाजित किसमें किए होते हैं? ऑप्शन ए फैसेट्स,
ऑप्शन बी नोटेशन, ऑप्शन सी आइसोलेट और ऑप्शन डी PMEST। तो मैंने बताया था कि पक्षों में होते हैं, ये आपको पक्षों में पहले बताया हुआ है। तो 37 का राइट आंसर होता है फेसेट्स, कि मुख्य क्लास विभाजित किए जाते हैं फेसेट से, और इन सभी का हर मेन क्लास का एक फेसेट फॉर्मूला होता है, खुद का पक्षात्मक फॉर्मूला होता है दोस्तों, सूत्र होता है। क्लियर? तो इन CC मेन क्लास आर डिवाइडेड इनटू फेसेट्स, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 38। देखिए 38 क्या कहता है कि जब रंगनाथन ने इंग्लैंड के लिए बयान किया था या वहां गए थे, तब लंदन में उनके सहयोगी के सामने मुख्य ग्रंथपाल का नाम किसने दिया था? कि व्हेन रंगनाथन लेफ्ट टू इंग्लैंड, जब रंगनाथन ने इंग्लैंड के लिए, अच्छा दोस्तों समझना क्वेश्चन, कि व्हेन रंगनाथन लेफ्ट टू इंग्लैंड who can associates with him on London chief librarian? ऑप्शन नंबर ए सर शिवास्वामी अय्यर, ऑप्शन बी WCB सैयर, ऑप्शन सी सर मॉरिस गोयर और ऑप्शन डी प्रोफेसर एस्तास गुप्ता। तो कौन चीफ लाइब्रेरियन थे एसोसिएट लंदन में दोस्तों? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर WCB सैयर्स, जो हमने पढ़ा था WCB सैयर्स को पहले भी कि इनके गुरु थे वहां लंदन में, कौन? रंगनाथन जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 39 कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मतलब है दोस्तों कालक्रम अनुसार कि कब कौन पहले बना था, उसके अकॉर्डिंग हमें सीक्वेंस में लगाना है। ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी MS DOS, ऑप्शन सी लिनक्स और ऑप्शन डी विंडो। तो दोस्तों इन सभी के आपको सबसे पहले कब कौन सा बना, यूनिक्स, MS DOS, लिनक्स, विंडोज, ये चारों के पता होना चाहिए, फिर आप क्रम में लगा सकते हैं। तो क्रम में लगाने के बाद में आपको क्या पता लगेगा कि इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, कि सबसे पहले MS DOS, उसके बाद यूनिक्स, उसके बाद दोस्तों विंडो और उसके बाद लिनक्स। ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स है दोस्तों, ध्यान में रखना क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कि कम्युनिटीज इज ए कंपोनेंट ऑफ फॉलोइंग डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। कि कम्युनिटी निम्नलिखित डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, कि कौन सी लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी का हिस्सा कम्युनिटी है? ऑप्शन ए GSDL, ऑप्शन बी DSpace, ऑप्शन सी फेडोरा और ऑप्शन डी आईकोर। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या है? कि कम्युनिटी में डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का हिस्सा है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है दोस्तों? DSpace, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज McAfee? McAfee क्या है? तो ये तो दोस्तों आपको वैसे ही पता है, McAfee आ जाए, क्विक हिल आ जाए, ये सभी क्या है? ये एंटीवायरस है दोस्तों, जो वायरस को कंप्यूटर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, ब्लॉक करने का कार्य करते हैं। तो बताइए एंटीवायरस से संबंधित क्या लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? व्हाट इज McAfee क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि वायरस चेकिंग सॉफ्टवेयर है McAfee एक प्रकार का। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने की ही निर्णय है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 कि द कमेटी दैट एडवाइजर द गवर्नमेंट इन मैटर्स रिलेटिंग टू लाइब्रेरीज इज, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ग्रंथालय यानी पुस्तकालय से संबंधित मामलों पर शासन को सलाह देती है? ऑप्शन ए स्टेट सेंट्रल कम्युनिटी कमेटी, लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी, एडॉक कमेटी या एग्जीक्यूटिव कमेटी। कौन सी है जो शासन को, सरकार को सजेस्ट करती है? कौन सी कमेटी होती है दोस्तों? ये सभी अथॉरिटीज के टाइप्स हैं, स्टेट सेंट्रल, लोकल लाइब्रेरी, एडॉक कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी। लेकिन हमें बताना है कि जो मैटर है गवर्नमेंट तक पहुंचाती है वो कौन सी कमेटी है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कि स्टेट सेंट्रल कमेटी यह कार्य करती है, सलाह देती है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टेट सेंट्रल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन
कि रिडक्शन ऑफ मलेरिया इन इंडिया 1990 से 1999 तक हुआ था, ठीक है। ए रिपोर्ट कैन बी कैटेगरीज अंडर, की उनकी जो रिपोर्ट थी ना 1990 से 99 के बीच में मलेरिया उन्मूलन की, तो उसका वर्गीकरण किस में किया जा सकता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों रेफरेंस या इंफॉर्मेशन सोर्सेज का। तो वो दोस्तों ऑप्शन ए है इसका ट्रेंड रिपोर्ट, ऑप्शन बी है रिव्यू रिपोर्ट, ऑप्शन सी है स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, या ऑप्शन डी है रिसर्च रिपोर्ट। तो 43 का याद रखना, जो ये इसके बारे में बताती है वो है ट्रेंड रिपोर्ट। 43 का आंसर ए होगा राइट आंसर। दोस्तों देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन कि 44 का कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ई आर्टिकल एंड पेइंग फॉर फुल टेक्स्ट इज नाउन एज, ई लेख की पहचान और पूर्ण लेख के लिए भुगतान को क्या कहते हैं। दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या होगा राइट आंसर इसका 44 का कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ई आर्टिकल एंड पेइंग फॉर फुल टेक्स्ट इज नाउन एज, वो कहलाता है दोस्तों पे पर व्यू। क्या कहलाएगा 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पे पर व्यू होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है बिल्कुल क्वेश्चन दोस्तों, तो आप अच्छे से रीड करना सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कि विच टू इज ए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल लाइब्रेरीज, कि इनमें से बताना है कि कौन से दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका प्रयोग छोटे पुस्तकालयों में, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं जिनका प्रयोग छोटे पुस्तकालयों में किया जाता है। ऑप्शन ए है लाइब्रेरी सॉल्यूशन एंड फोलेट, ऑप्शन बी फोलेट और एमएसएन, ऑप्शन सी एमएसएन एंड टार, और ऑप्शन डी लाइकोस एंड लाइव सर्च। इनमें से बताइए दोस्तों लाइब्रेरी मैनेजमेंट के कौन से दो सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज स्मॉल लाइब्रेरी या छोटे पुस्तकालयों में किया जाता है। तो 45 का राइट आंसर है दोस्तों लाइब्रेरी सॉल्यूशन एंड फोलेट हैं, जो छोटे पुस्तकालय स्मॉल लाइब्रेरी में जिनका यूज किया जाता है, जो कि एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी सॉल्यूशन एंड फोलेट। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से दोस्तों कि which of the following qualities that the notations should have the words of डॉक्टर SR रंगनाथन। दोस्तों नोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नोटेशन की पूरी क्लास आप देखेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें दी गई है, तो उससे बाहर नोटेशन से क्वेश्चन नहीं आने वाला, वह क्लास आप जरूर लगाएं दोस्तों अगर नोटेशन टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। कि हमने जितने भी क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं उनमें से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में नोटेशन से रिलेटेड आया है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं जो रंगनाथन जी ने बताए थे अंकन के अंदर कि ये क्वालिटीज होनी चाहिए। ऑप्शन है यूनिटी स्ट्रेंथ एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी यूनिकनेस ब्रेविटी एक्सप्रेसिवनेस, ऑप्शन सी यूनियन ब्रीफ एक्सपोजर, या ऑप्शन डी यूनिफॉर्म ब्राइट एक्सटेंशन। तो रंगनाथन जी के अकॉर्डिंग दोस्तों 46 का राइट आंसर क्या होगा, कौन कौन सी क्वालिटीज एक नोटेशन में होती है, वो है दोस्तों यूनिकनेस ब्रेविटी और एक्सप्रेसिवनेस, यानी अविद्विता, संक्षिप्तता और अभिव्यक्तता है राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखिए ध्यान से, ये आ गया आपका क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसके अलावा हर एक लाइब्रेरियन में पूछा गया क्वेश्चन है। और मैंने बताया था कि रेफरेंस सर्विसेज के अंदर उस टॉपिक के अंदर आपको केवल 2 नियम पढ़ने हैं, एक सैमुअल रोथस्टीन का, एक जेम्स आई वायर का। उनमें से एक नियम ये आ गया कि हु प्रोपोंडेड मिनिमम मिडलिंग मैक्सिमम थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस, न्यूनतम मध्यम और अधिकतम सिद्धांत जो संदर्भ सेवा के बारे में है उसे किसने प्रतिपादित किया था। तो बताइए दोस्तों 2 ऑप्शन ही होंगे, उनमें से एक है, तो बताइए जेम्स आई वायर होगा या सैमुअल रोथस्टीन होगा जिसने मिनिमम मिडलिंग मैक्सिमम थ्योरी दी थी रेफरेंस सर्विसेज की। ऑप्शन 47 का राइट आंसर होगा सैमुअल रोथस्टीन जिसने मिनिमम मिडलिंग और मैक्सिमम थ्योरी दी थी। लेकिन अब बचा जेम्स आई वायर, इसने भी एक थ्योरी दी थी, वो क्या थ्योरी थी ये आप कमेंट में बताएंगे दोस्तों, क्या बताएंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन 1 नंबर प्रमोट्स पब्लिक लाइब्रेरीज लोकेटेड एट मुंबई, प्रमोट्स स्कूल लाइब्रेरीज लोकेटेड एट कोलकाता। तो ये मुंबई और कोलकाता में तो आपको पता है राजा राम मोहन लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, कोलकाता के अंदर, तो ये लोकेटेड एट मुंबई गलत। एक आपको पता है कि पब्लिक लाइब्रेरी के लिए कार्य करता है, ये भी सही है, तो एक ये स्कूल लाइब्रेरी भी गलत। तो बताइए 1 और 4 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन
48 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी 1 और 4 है कि यह स्थानीय ग्रंथालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी को बढ़ावा देता है और कलकत्ता साल्ट लेक कलकत्ता में स्थित है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन स्टार्टेड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन द ईयर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों CIP, इसका पूरा नाम है कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन। ये शुरू किया था, इसको प्रोग्राम को शुरू किया था पब्लिकेशन कैटालॉगिंग को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने, लेकिन किस वर्ष किया था ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1971, ऑप्शन नंबर बी 1981, ऑप्शन नंबर सी 1991 और ऑप्शन डी 2001। तो बताइए दोस्तों 49 का राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है 1971। सिप कब हुआ प्रकाशित? 1971 में, 1971 में। और दोस्तों आज के एग्जाम पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर और आपके सामने यह रहा दोस्तों। तो इसका आंसर आप बताइए कि अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन। सभी दोस्तों सिचुएशन इंडेक्स है, ठीक है। सभी इंडेक्स कब बना, कौन पहले बना कौन बाद में पब्लिकेशन हुआ किसका, उसके अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। तो इसका मैं राइट आंसर बता देता हूं आपको, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अब कौन सा किस ईयर का है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे दोस्तों, ताकि आपको ये ईयर पता है तभी आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दोस्तों बता सकते हैं। ये थे दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लाइब्रेरी असिस्टेंट एग्जाम पेपर के थे और आपके एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियली हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो क्लास को दोस्तों अच्छे से दोबारा भी देखने की प्रयास करना, एक बार अच्छे से समझना, और जो भी कुछ समझ नहीं आए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो डिस्कशन ग्रुप टेलीग्राम पे बना हुआ है वहाँ भी पूछ सकते हैं। क्लास को ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, ईमानदारी के साथ हर एक फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। LIS लर्निंग एकेडमी के साथ दोस्तों बने रहिए।